नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार बोर्ड क्लासेज में। आज की इस शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों, यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल इससे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, दर्पण और लेंस के नियम, महत्वपूर्ण सूत्र और न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न और सबसे खास बात, पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल स्टार बोर्ड क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो कारक का मतलब होता है कि एक जरिया, यानी कि अगर हमको किसी वस्तु को देखना है, किसी गेंद को देखना है तो इस पर प्रकाश का पड़ना ज़रूरी है। प्रकाश पड़ेगा तभी हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दूसरे हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि अगर आप टर्च लेते हैं, कोई टर्च है, ठीक है, अगर इससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। उसी प्रकार जैसे कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो ये भी क्या है, एक प्रकाश स्रोत हुआ। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि प्रकाश के जितने भी रूप होते हैं उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। जैसे कि आप सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाला जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उससे आप पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इत्यादि अनेक कार्य किए जाते हैं। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो इसका हम बहुत ही सरल शब्द में जवाब देंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि सूर्य, आप लोग देखते होंगे जो सूर्य है, सूर्य उसका प्रकाश जो होता है स्वतः निकलता है। उसके प्रकाश निकालने के लिए हमको कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ता है। बिजली का जलता बल्ब, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लिखा हुआ है बिजली का जलता बल्ब, यानी कि जो बल्ब है वो कैसा है, जल रहा है, बंद नहीं है, जल रहा है। यानी कि इससे भी क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। जलती हुई मोमबत्ती, यानी कि आप कोई कैंडल लिए हैं, मोमबत्ती लिए हैं, अगर ये जल रहा है तो इससे भी क्या होगा, आपका प्रकाश निकलेगा। अब आता है अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि टेबल, आपका जो स्टडी टेबल है, आप जिस पे पढ़ाई करते हैं, क्या उससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। कुर्सी
उससे भी प्रकाश नहीं निकलता है, पुस्तक उससे भी प्रकाश नहीं निकलता है। यानी कि ये सभी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, या आपने कभी सोचा भी होगा कि हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं। तो चलिए इस रहस्य को हम लोग सुलझाते हैं। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देता है। यानी कि मान लीजिए अगर इस टेबल को हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश इस पर पड़ेगा और प्रकाश वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा या परावर्तित होगा, और वो हमारे कहाँ तक आएगा, हमारे आँखों तक पहुँचेगा। आँखों तक जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी कि इस टेबल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण का मतलब उसके अंदर जब प्रवेश करता है, तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। यानी कि ये जो परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश आया और इससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँच गया, तभी हम इस वस्तु को देखने के योग्य बनते हैं। फिर आपसे कोई पूछ सकता है प्रकीर्णन क्या होता है, तो इसका हम जवाब देंगे। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी कि कोई सूक्ष्म कण है, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और बाकी को अपने चारों ओर क्या करेगा, फैला देगा या विकृत कर देगा। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है, यानी कि मान लेते हैं कि जो सूर्य है इससे प्रकाश निकलता है और क्या करता है, गमन करता है। गमन करने का मतलब चलता है, तो यह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। तो इससे जितने भी प्रकाश निकलेंगे बिल्कुल सीधी रेखा में निकलेंगे और सीधी रेखा में ही गमन करेंगे। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को, यानी कि ये जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। प्रकाश की किरण बोलते हैं। ध्यान रहेगा ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आपसे पूछेगा कि ठीक है प्रकाश की किरण होता है, लेकिन प्रकाश की किरण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो 1 नंबर में होता है हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। 2 नंबर में होता है हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और 3 नंबर में होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। आपके मन में एक बात आया होगा, ये जो पुंज आ रहा है, पुंज का मतलब क्या होता है। तो पुंज का मतलब होता है गुच्छा। पुंज का मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। यानी कि जब बहुत सारे वस्तुओं को एक साथ मिला दिया जाता है, या बहुत सारे एक ही प्रकार के वस्तुओं को एक साथ मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये जो प्रकाश पुंज होता है कितने प्रकार का होता है, ये जो किरण पुंज होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा, पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। अब हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक को परिभाषित करेंगे कि आखिर ये तीनों किरण पुंज में अंतर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से निकलेगी और फैलती चली जाएगी। उसी प्रकार होता है दूसरा हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या लिखा है
इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से या एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि ये जो किरण पुंज है ये क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर ही निकल देगी या निकलती हुई प्रतीत होगी। हमारा तीसरा पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई बिंदु है, इस पे प्रकाश की किरण आएगी और मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों हैं तीनों में अंतर है और तीनों को याद करने का एक बहुत ही अच्छा ही ट्रिक है। ध्यान दीजिए कैसा ट्रिक है। तो आप देखिएगा कि तीनों में अलग अलग डायग्राम बना हुआ है। किसी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है, किसी में समांतर हो रही, किसी में समांतर है और किसी में एक बिंदु पर आकर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो याद रखने का ट्रिक है, प के बाद होता है फ, प के बाद क्या होता है, फ होता है, और फ से क्या होता है, फैलना होता है। यानी कि एक बिंदु से इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण फैलेगी। समांतर में तो आपको पता है कि यह हमेशा एक दूसरे के समांतर होगी, लेकिन जब यहाँ पे आप देखिएगा तो भ है और भ के बाद क्या होता है, म से क्या होता है, मिलना। ठीक है, यानी कि इसमें प्रकाश की जो किरण है एक बिंदु पर आकर मिलेगी। अब फिर हम अपने बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, और डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, तो जिसमें आर पार दिख जाए, आर पार दिख जाए वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, प्रकाश की किरण आया और इसको क्या किया, पार कर गया, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में चला गया। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा या पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि कांच, कांच का यानी कि शीशा, ठीक है, पानी, हवा इत्यादि, ये सभी क्या है, पारदर्शी वस्तुएं हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं। उसके बाद आता है प्रभासी हमारा अगला टॉपिक है प्रभासी पदार्थ क्या है। पारभासी यानी कि पार तो कर जाएगा लेकिन पूरी तरीके से पार नहीं करेगा, यानी कि धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा, यहाँ पे आप परिभाषा में लिखा है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, प्रभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज़, अगर कोई पेपर है उस पर ऑयल लग गया है, तेल लग गया है, तो उससे भी बहुत कम मात्रा में प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड जा पाएगा। दूसरा हो गया उदाहरण हमारा रक्त यानी कि खून, दूध, कुहासा, ये सभी किस चीज़ का उदाहरण है, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। 3 नंबर में हमारा पॉइंट है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, अ माने नहीं, पार माने पार करेगा और दर्शी मतलब दिखेगा, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड नहीं दिखेगा। तो ये पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, यानी कि अगर कोई पदार्थ है, क्या किया, प्रकाश की किरण आया और इसको पार नहीं करेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, छाया क्या है। छाया यानी कि प्रतिबिंब क्या है। आप देखेंगे कोई मनुष्य है, ठीक है, कोई मनुष्य है तो उसका क्या बनता है, छाया बनता है। उसका ज़मीन पे क्या बनेगा, छाया बनेगा।
तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस पर अपारदर्शी वस्तु की क्या बनता है, छाया बनता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो भी क्या है, अपारदर्शी वस्तु का ही उदाहरण है। प्रकाश की किरण इसको पार नहीं कर पाता है। पार नहीं कर पाने के कारण मनुष्य का छाया जमीन पे या किसी वैसी जगह पे बनता है जहाँ पर उसके विपरीत दिशा से प्रकाश आ रही होती है। अगला टॉपिक है हमारा, प्रकाश का विवर्तन क्या है। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु, यानी कि हम मान लीजिए कि हम टॉर्च जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, और इसी रास्ते में हमने एक ईंट रख दिया। क्या रख दिया, ईंट रख दिया। तो यहाँ पर लिखा है, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, जो ईंट रखे हैं वो सूक्ष्म नहीं है, तो क्या होगा, प्रकाश इसको पार नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी टॉर्च के रास्ते में हम एक छोटी सी कांच की गोली रख देते हैं तो प्रकाश क्या होगा, इस यहाँ पे ये टॉर्च हो गया, एक कांच की क्या हो गया, गोली हो गया। तो प्रकाश इसके किनारों से मुड़कर फिर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अब परिभाषा देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि सन से अगर प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और किसी दर्पण पे पड़ रहा है, ये क्या है, हमारा कोई दर्पण है, इस पर प्रकाश आया और टकरा के लौट गया, प्रकाश आया टकरा के लौट गया, तो ये जो घटना है यही क्या बुलाता है, या उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो किरण किसी वस्तु पर टकराने के लिए आता है, यानी कि जो किरण निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये आकर टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और फिर ये परावर्तित होता है, या परावर्तित होकर जब ये परावर्तित होकर फिर लौट जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कोण बनते हैं, वो कोण क्या है, तो सबसे पहले आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा जिसको हम n से सूचित करते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है हमारा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है हमारा परावर्तन का कोण। समझ में आ गया। यानी कि ये जो अभिलंब है इसके बीच में बनेगा हमारा ये जो हमारा अभिलंब है इसके बीच में क्या बनेगा, हमारा आपतित कोण, आपतन का कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनेगा, परावर्तित किरण के बीच में क्या बनेगा, परावर्तन का कोण। अब कुछ नोट है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं में ही होता है, और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी वस्तुओं में होता है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए हम देखेंगे, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश का जो किरण है
किसी वस्तु पर पड़ा और फिर परावर्तित हो गया, तो किसी वस्तु पर पड़ा और परावर्तित हो गया। तो ये जो यहाँ पे मूवने का जो घटना है इसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। लेकिन ये जो मूवने की घटना के लिए जो नियम पालन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन का नियम। क्या बोलेंगे? परावर्तन का नियम बोलेंगे। ध्यान रहेगा ना। अब आपसे पूछ सकता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम आपने बता दिया, आप मुझे बताइए आपतित किरण क्या होता है। तो सबसे पहले आपतित किरण वो होता है जो किसी वस्तु पर टकराने के लिए आता है, यानी कि आपतित किरण। तो इसका परिभाषा क्या देंगे? तो इसका परिभाषा देंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। फिर आता है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ही एक लंब खींचा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और आपतन बिंदु पर जितने डिग्री आपतन बिंदु पर जब आपतित किरण पड़कर परावर्तित होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट कर परावर्तित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब बता चुके हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। फिर आता है आपतन कोण। तो मैंने बताया अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन का कोण कहते हैं। उसको हम लोग छोटा आई से सूचित करते हैं। और परावर्तन का कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन का कोण बोलेंगे। अब है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इस टॉपिक को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में सबसे पहले आपके मैं डाउट को क्लियर करूँ, फिर आगे हम लोग अपना क्लास चालू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। आपके बेहतर रिजल्ट के लिए हम ईश्वर से कामना करेंगे। धन्यवाद।